नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है टॉप जीके एमसीक्यू सीरीज़, जिसमें आप जानते हैं हम आपके जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को यहाँ पर कवर करते हैं। ना सिर्फ क्वेश्चन को कवर करते हैं, इनसे जुड़े हुए जितने आपके फैक्ट्स होते हैं, जितने आपके कॉन्सेप्ट होते हैं, उनको भी कवर करते हुए चलते हैं, जिससे आपका प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी कवर हो जाते हैं और आपका रिवीजन और कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाते हैं। आज हमारी टॉप जीके एमसीक्यू की ये 79th क्लास है। अगर आपने इससे पहले की क्लासेस को नहीं देखा है, आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज के वीडियो में आपको राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन का जो पेपर अभी आपका हाल ही में हुआ है, उसके जीके के क्वेश्चन यहां पर देखने को मिलेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछे जाते हैं, चाहे वो नए क्वेश्चन हो या पुराने क्वेश्चनों को किस तरीके से घुमाकर पूछा जाता है। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, पूर्व पश्चिम कॉरिडोर किसको जोड़ता है? देखिए, पूर्व पश्चिम कॉरिडोर और उत्तर दक्षिण कॉरिडोर, इन दो को आपने याद करना है। जो पूर्व से लेकर पश्चिम तक का आपका पूरा कॉरिडोर है, ये गुजरात से लेकर असम तक गया है। गुजरात के पोरबंदर से लेकर असम के सिलचर तक गया है, यानी ये सिलचर और पोरबंदर को आपस में जोड़ता है। ठीक है। और अगर हम उत्तर से दक्षिण कॉरिडोर की बात करते हैं, तो वो आपके श्रीनगर से लेकर पूरे दक्षिण भारत में कन्याकुमारी, कोच्चि तक गया है। तो इस चीज को आपने याद करना है। हाल ही में आपसे पूर्व पश्चिम कॉरिडोर पूछा गया है, हो सकता है अगली बार उत्तर दक्षिण कॉरिडोर पूछ लिया जाए। इनसे जुड़ा हुआ नेशनल हाईवे कौन सा है, अगर ये आपसे क्वेश्चन आ जाए तो उत्तर दक्षिण कॉरिडोर में जो आपका नेशनल हाईवे है वो नेशनल हाईवे 44 है, और पूर्व से पश्चिम कॉरिडोर में जो आपका नेशनल हाईवे है इंपॉर्टेंट, वो नेशनल हाईवे 27 है। इसको आपने ध्यान रखना है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, राज्यसभा के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन कौन सा है? यानी 4 स्टेटमेंट दिए हैं, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो राज्यसभा के बारे में गलत है? चलिए देखते हैं। पहला स्टेटमेंट है, डॉक्टर एस राधाकृष्णन राज्यसभा के एकमात्र सभापति हैं जो लगातार 2 कार्यकाल इस पद पर रहे। अब देखिए, आप जानते हैं जो राज्यसभा का सभापति होता है वो भारत का उपराष्ट्रपति भी होता है। लगातार 2 बार राष्ट्रपति बनने वाले केवल एक व्यक्ति है, वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन अगर हम उपराष्ट्रपति की बात करें, 2 व्यक्ति ऐसे हैं जो लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति बने। पहले थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और दूसरे थे हामिद अंसारी। और उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का सभापति होता है, यानी हामिद अंसारी भी लगातार 2 बार राज्यसभा के सभापति रहे। तो पहला वाला स्टेटमेंट आपका गलत हो गया और आपने गलत ही बताना था, यही इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अगर हम अदर स्टेटमेंट की बात करते हैं, जो स्टेटमेंट सही है, देखिए सेकंड वाला स्टेटमेंट कहता है, पहला संविधान संशोधन के लिए राज्यसभा के अनुसमर्थन नहीं लिया गया था। अब देखिए इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या कहता है। आप जानते हैं, आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, पहला संवैधानिक संशोधन कब हुआ था? हम सभी जानते हैं पहला संवैधानिक संशोधन 1951 में हुआ था। भूमि संबंधी यह संशोधन था जिसके तहत संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। और आप जानते हैं राज्यसभा की स्थापना यह कब होती है? यह अस्तित्व में आते हैं 1952 में। राज्यसभा का जो गठन किया गया था वो 3 अप्रैल 1952 को किया गया था। यह भी पेपर में पूछा गया है। और राज्यसभा का जो पहला सत्र शुरू हुआ वो 13 मई 1952 से शुरू हुआ। संशोधन 51 में हुआ है। तो ये जो संशोधन था संसद के, राज्यसभा से इसको नहीं किया गया था, इसको जो अंतरिम संसद थी उसने किया था। ठीक है। तो सेकंड वाला आपका सही है। तीसरा है, वर्तमान में संघ राज्य क्षेत्रों से 8 सदस्य राज्यसभा में निर्वाचित होते हैं। अब देखिए, राज्यसभा में आपके टोटल 250 सदस्य हो सकते हैं अधिकतम। इन 250 में से 238 सदस्य निर्वाचित होते हैं, यानी राज्यों से आते हैं, और 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते हैं। वर्तमान की अगर हम संख्या की बात करें, वर्तमान में राज्यसभा में 245 सदस्यों का चयन किया जाता है। इन 245 में से 233 आपके निर्वाचित आएंगे, यानी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से आएंगे, और 12 आपके मनोनीत होंगे। इन 233 में से 225 भारत के विभिन्न राज्यों से आते हैं और 8 सदस्य आपके केंद्र शासित प्रदेशों से आते हैं। और यही आपसे यहां पर पूछा था, कौन कौन से प्रदेश से कितने आते हैं? अगर हम केंद्र शासित प्रदेश की बात करें, दिल्ली से आपके 3 आते हैं,
पुदुचेरी से आपका 1 आता है और जम्मू कश्मीर से आपके 4 सदस्य आते हैं। हालांकि अभी वर्तमान में सिर्फ 4 ही सदस्य हैं। होते कितने हैं? 8 होते हैं, लेकिन क्योंकि अभी जम्मू कश्मीर में विधानसभा नहीं है, लेकिन वहां से जब भी वहां पर विधानसभा आएगी, कितने सदस्यों के लिए सीट है वहां पर राज्यसभा में? 4। ठीक है। और तीसरा स्टेटमेंट जो सही है यहां पर, 3 अवसरों पर राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक आयोजित की गई है। इसको तो हमने कुछ दिन पहले ही देखा था। संयुक्त अधिवेशन, संयुक्त बैठक अभी तक भारत के इतिहास में 3 बार बुलाई गई है। पहली बार 1961 में दहेज प्रतिबंध विधेयक के समय में, दूसरी बार 1978 में बैंकिंग सेवा आयोग विधेयक के संबंध में, और तीसरी बार 2002 में आतंकवाद निवारक विधेयक के संदर्भ में। ठीक है, तो एक क्वेश्चन से आपके इतने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। इसी में से आपके पुराने क्वेश्चन आते थे कि बताइए इनमें से कौन व्यक्ति है जो 2 बार लगातार उपराष्ट्रपति रहे। वही तो क्वेश्चन था यहां पर। सिर्फ राज्यसभा कब बनी, पहला संशोधन कब किया, वो दोनों क्वेश्चन भी बहुत बार आए हैं। उन्हीं 3-4 क्वेश्चंस को मिलाकर इस क्वेश्चन को एग्जामिनर ने बना दिया। अगला है, किस वर्ष सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था? यह क्वेश्चन आपसे बीपीएससी के एग्जाम में, यह भी अभी कुछ दिन पहले ही हुआ है, वहां पर पूछा गया। देखिए, सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा यह दिया गया था 1975 में। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। सिक्किम को लेकर जैसे मैं हर बार कहता हूं, आपको 2 संवैधानिक संशोधन और 2 वर्ष यहां पर याद करने हैं। संवैधानिक संशोधन 35 और संवैधानिक संशोधन 36, ये दोनों सिक्किम को लेकर हैं। 35वां संशोधन 1974 में हुआ था और 36वां संशोधन 1975 में हुआ था। ठीक है, जो 35वां संशोधन था 1974 का, इसके तहत सिक्किम को भारत का एक ज्वाइंट स्टेट यानी संयुक्त राज्य का दर्जा दिया गया। और जो अगले ही साल संशोधन हुआ 36वां संशोधन 1975 में, इसके तहत सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। तो आपसे संयुक्त राज्य नहीं पूछा है, पूर्ण राज्य पूछा है। इसी प्रश्न में अगर यहां पर संयुक्त राज्य होता तो आप 1974 आंसर कर देते, वो सही होता। लेकिन पूर्ण राज्य पूछा है तो आपको 36वां संशोधन 1975 यहां पर बताना है। सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है, वैश्विक खुशहाली सूचकांक 2023 में भारत किस क्रम पर रहा? जो वैश्विक खुशहाली सूचकांक है आपका, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स है, इसमें पिछले साल भारत 136वें नंबर पे रहा था। इस साल 10 नंबर आगे आया, 126वें नंबर पर भारत रहा। पहले नंबर पर इस बार लगातार 6 बार रह चुका फिनलैंड है। ठीक है, राजीव गांधी जैव प्रौद्योगिकी केंद्र कहां स्थित है? इंपॉर्टेंट संगठन, इंपॉर्टेंट जो संस्थाएं हैं, अनुसंधान संस्थान है, लगातार पेपर में आते हैं। अब ये वाला आपसे पूछा गया, राजीव गांधी जैव प्रौद्योगिकी केंद्र, इसकी स्थापना 1990 में हुई थी, 1990 में होती है। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में ये आपका स्थित है। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद कुल ऑक्सीजन का अमेजन वन में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अनुमोदित उत्पादन कितना होता है? यानी पूरे वायुमंडल में पृथ्वी के जितनी ऑक्सीजन आपकी पाई जाती है, उसका कितना प्रतिशत हिस्सा अमेजन के वर्षा वनों से आता है? जो अमेजन वन है आपके, इनको दुनिया का फेफड़ा भी कहा जाता है। बहुत सारी ऑक्सीजन यहीं से निकलती है। तो आपसे नंबर पूछ लिया, बताइए वो बहुत सारी कितना प्रतिशत है? यह है आपका 20%। पूरी वायुमंडल में जितनी ऑक्सीजन पाई जाती है, 20% ऑक्सीजन कहां से आती है? अमेजन के जंगलों से आती है। 55 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में ये फैले हुए हैं। और कितना प्रतिशत ऑक्सीजन देते हैं वायुमंडल में? 20% ऑक्सीजन। अगर हम पूरी दुनिया में अगर हम बात करते हैं, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन कहां से आती है? सबसे ज्यादा जो ऑक्सीजन आती है वो समुद्री जो पेड़ पौधे हैं वहां से आती है। जो समुद्री पौधे हैं वहां से आती है। 50 से ज्यादा प्रतिशत वहां से आती है। 20% कहां से है? आपके अमेज़न के जंगलों से। नेक्स्ट है, हाल ही में निम्न में से किस संस्था ने केंद्रीकृत वेब पोर्टल उद्गम लॉन्च किया है? देखिए, उद्गम को हाल ही में लॉन्च किया है आरबीआई के द्वारा। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। इस वेब पोर्टल के माध्यम से जो लावारिस अकाउंट है, जिनके ऊपर किसी का दावा नहीं है, उनकी जानकारी ढूंढने में आपको मदद मिलेगी। आप अपनी डिटेल वगैरह डालकर देख सकते हैं क्या कोई ऐसा अकाउंट आपके नाम का रह तो नहीं गया जो आपके नाम पर है लेकिन लावारिस पड़ा है। तो वो सारी जानकारियां आप कहां से देख सकते हैं? उद्गम वेब पोर्टल है यहां से। ठीक है, किसने लॉन्च किया है? भारतीय रिजर्व बैंक ने। अभी इसी साल अगस्त 2023 में इसको लॉन्च किया था। नेक्स्ट है,
संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र की अध्यक्षता करने वाले डेनिस फ्रांसीसी किस देश के हैं? देखिए, डेनिस फ्रांसिस यूएन महासभा जो हर साल आयोजित होती है आपके न्यूयॉर्क में, इसका आयोजन होता है। 2023 में इसका 78वां सत्र यहां पर आयोजित किया गया और इसकी अध्यक्षता डेनिस फ्रांसिस ने करी थी। और ये डेनिस फ्रांसिस आपके त्रिनाद एंड टोबैगो देश का निवासी है। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत के पहले खुले संग्रहालय शहीदी पार्क का उद्घाटन किस शहर में किया गया? इंडिया का पहला ओपन म्यूजियम है शहीदी पार्क और इसका उद्घाटन हाल ही में दिल्ली के अंदर किया गया। तो करंट अफेयर के भी कैसे कैसे क्वेश्चन आपके बने हैं, यही करंट अफेयर आपके अदर एग्जाम में भी पूछे जाने की इनकी संभावना ज्यादा है, जैसे यूएन के महासभा, आरबीआई का ऐप, इस तरीके के प्रश्न। तो ये शहीदी पार्क भारत का पहला खुला संग्रहालय है और कहां बना है? दिल्ली में बना है। ठीक है, नेक्स्ट है, मेरा गांव मेरी धरोहर किस मंत्रालय से संबंधित है? तो मेरा गांव मेरी धरोहर यह कार्यक्रम किस मंत्रालय के द्वारा चलाया गया? केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के द्वारा चलाया गया। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह किस राजवंश में कर अपनी स्थिति को सुदृढ़ बनाया था? यह क्वेश्चन भी आपके राजस्थान के एग्जाम में पूछा गया और कई बार हमने इसको देखा है। जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे, जिनको विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कहते हैं, इनकी पुत्री का नाम था प्रभावती गुप्त और प्रभावती गुप्त का विवाह इन्होंने किया था रुद्रसेन द्वितीय के साथ। और रुद्रसेन द्वितीय कौन थे? ये वाकटक वंश के राजा थे। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाद में इसी वंश के साथ मिलकर चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को पराजित किया था और चंद्रगुप्त द्वितीय को किस नाम से जाना जाता है? सकारी के नाम से जाना जाता है। इसे भी हम जानते हैं, क्वेश्चन पेपर में बन चुका है। नेक्स्ट है, भरूत स्तूप किस राजवंश की कला का सुंदर उदाहरण है? जो भरूत स्तूप है आपका मध्य प्रदेश में स्थित है, लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है और यह आपके शुंग कालीन माना जाता है। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। कुछ जगह पर माना गया है कि इसका निर्माण मौर्य काल में हुआ था, शुरू होना इसका जो निर्माण हुआ, लेकिन जो इसका विकास हुआ वो शुंग काल में आकर हुआ। तो आपने शुंग काल को ही प्रथम वरीयता यहां पर देनी है। ठीक है, भरूत स्तूप के बारे में कहां है? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है, कृष्णदेव राय द्वारा निम्नलिखित किस कवि को आंध्र कविता पितामह की उपाधि दी गई? देखिए, जब हमने दिल्ली सल्तनत मध्यकालीन भारत को हम कवर कर रहे थे तो हमने दक्षिण भारत के दो प्रमुख राजवंशों को कवर किया। एक में हमने बहमनी साम्राज्य को देखा और एक में हमने विजयनगर साम्राज्य को देखा। उसी में हमने बात करी थी कृष्णदेव राय के अष्टदिग्गजों के बारे में। कृष्णदेव राय के दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 कवि रहते थे जिनको अष्टदिग्गज कहा जाता था। कृष्णदेव राय के शासनकाल को तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग भी कहा जाता है, स्वर्ण युग भी कहा जाता है। इन 8 दिग्गजों में सबसे प्रसिद्ध जो थे वो पेड्डना थे। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। इनको तेलुगु कविता का पितामह कहा था कृष्णदेव राय ने। ठीक है, इनकी एक रचना है मनुचरित और इसके अलावा एक और है हरि कथा सागर। इन्हीं पेड्डना को कुछ जगहों पर पेदना करके इस तरीके से भी लिखा गया है, दोनों एक ही बात है। चाहे आप पेड्डना लिखिए चाहे आप पेदना लिखिए, दोनों एक ही चीज है। तो इस चीज को आपने ध्यान रखना है। जो अष्टदिग्गज थे, अष्टदिग्गज वाला क्वेश्चन बहुत बार आया है, इस बार थोड़ा सा डीप चला गया। उन अष्टदिग्गजों में सबसे प्रमुख कौन थे? पेड्डना थे, जिनको आंध्र कविता का पितामह कहा जाता है। ठीक है, और किसने कहा था? कृष्णदेव राय ने। नेक्स्ट है, अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी में निर्मित किस इमारत में बौद्ध स्थापत्य कला का अनुसरण किया गया है? तो फतेहपुर सीकरी में अकबर ने पंचमहल का निर्माण करवाया और यह किसके अनुसार बनाई? बौद्ध स्थापत्य कला के अनुसार बनाई। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के कौन से क्षेत्र में उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा प्राप्त करते हैं? अभी कुछ दिन पहले हमने भारत के मानसून जलवायु को लेकर देखा था और देखिए वही क्वेश्चन बस थोड़ा सा और घुमा दिया। हमने उसमें बात करी थी जो उत्तर पूर्वी मानसून होता है, जिसको लौटता हुआ मानसून कहते हैं, वो भारत के तमिलनाडु के तटीय इलाकों में बारिश करता है, तमिलनाडु में बारिश करता है। ठीक है, तमिलनाडु तट तो इसका आंसर होगा। ठीक है, इसके साथ साथ इधर आपका ये आंध्र प्रदेश है, तो आंध्र प्रदेश के दक्षिणी इलाका ये भी इसके साथ जुड़ा हुआ है, यहां पर भी बारिश होगी। और इधर से आपका कर्नाटक आता है, कर्नाटक का दक्षिण पूर्व का इलाका, यहां पर भी बारिश होगी। जो ये तीनों इलाके हैं, ये तीनों के तीनों आपके
तमिलनाडु के ही नज़दीक के इलाके हैं, उसी के आसपास के इलाके हैं। तो यहाँ पर ज़्यादा बारिश होती है उत्तर पूर्वी मानसून से। गुजरात में तो बारिश नहीं होती, इसके कारण गुजरात में दक्षिण पश्चिमी मानसून से होती है। तो जहाँ जहाँ पर 2 है सीधा आप उसको एलिमिनेट कर सकते थे, ऐसे भी आप इसको सॉल्व कर सकते थे। सीधा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1, 3, 4 इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है, वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र, नासत्य के नाम किस अभिलेख में मिले हैं? देखिए, जो आपके वैदिक देवता थे मित्र, वरुण, इंद्र, नासत्य, इनके नाम हमको बोगासकोई अभिलेख से मिले हैं। बोगासकोई अभिलेख आपका 14वीं सदी पूर्व का है। एशिया माइनर, तुर्की के आसपास के इलाके से ये हमको देखने को मिला है और इसी में हमें वैदिक देवी देवताओं के नाम मिले हैं। 4 देवताओं के नाम मिले हैं, मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में किसी विधेयक को धन विधेयक प्रमाणित करने के लिए कौन प्राधिकृत है? यानी कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करेगा? इसका निर्णय करता है लोकसभा का अध्यक्ष। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो चलिए देखते हैं। वे संस्कृत बोलने वाले थे, पहला वाला आपका सही है। जो वैदिक आर्य थे संस्कृत बोलते थे। वे घुड़सवारी किया करते थे, बिल्कुल सही है। आर्यों के पास घोड़े थे, घुड़सवारी वो करते थे और घोड़ों के ही दम पर उन्होंने अनेकों विजय प्राप्त करी थी। तीसरा, वे कई झुंडों में भारत पहुंचे थे, ये भी सही है। चौथा, ये मुख्यतः नगरों में निवास करते थे, गलत हो जाएगा। आर्य सभ्यता कैसी सभ्यता थी? ग्रामीण सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय थी, इनकी सभ्यता ग्रामीण थी आर्यों की, तो ये ग्रामों में निवास करेंगे, नगरों में नहीं। नेक्स्ट है, मिलिंद पनोह राजा मिलिंद तथा किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? तो मिलिंद पनोह रचना, इसमें सवाल जवाबों का संकलन किया गया है, जिसमें राजा मिलिंद ने सवाल किए हैं। ये एक भारतीय यूनानी शासक था और एक बौद्ध भिक्षु जिनका नाम है नागसेन, जिन्होंने जवाब दिए हैं। तो इसके सवाल, इनके जवाबों का संकलन किसमें है? मिलिंद पनोह। मिलिंद पनोह यानी मिलिंद का प्रश्न। ठीक है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी एनसीसी की स्थापना किस वर्ष में करी गई थी? तो नेशनल कैडेट कोर की अगर हम बात करते हैं, एनसीसी की बात करते हैं, इसकी स्थापना 16 अप्रैल 1948 में करी गई। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। किसने करी थी, किसका इंपॉर्टेंट योगदान था? हृदयनाथ कुंजरू का इंपॉर्टेंट योगदान था। इनका कई बार जो उद्देश्य है, ध्येय वाक्य है, मोटो है इनका, वो पूछ लेता है। एकता और अनुशासन एनसीसी का ध्येय वाक्य है। ठीक है। तो इसकी स्थापना भी आपने याद करनी है, पेपर में पूछी जा सकती है। कुछ और इंपॉर्टेंट सुरक्षा बल हैं भारत के जिनकी स्थापनाएं पूछी जाती हैं, जैसे असम राइफल्स। असम राइफल की स्थापना होती है 1835 के अंदर। ठीक है। सीआरपीएफ की अगर हम बात करते हैं, सीआरपीएफ कब बनी थी? सीआरपीएफ आपके 1939 में बनी थी। अगर हम होमगार्ड की बात करते हैं, होमगार्ड आपके 1946 में बने थे। आईटीबीपी की बात करें, आईटीबीपी की स्थापना 1962 में हुई थी। ठीक है। सीआईएसएफ की बात करें, सीआईएसएफ आपके 1969 में बना। एनएसजी की बात करें, एनएसजी आपके 1984 में बनी और आरएएफ की बात करें, ये आपके 1992 में बनी। ये कुछ इंपॉर्टेंट भारत की अर्धसैनिक बल जो आपसे पेपर में पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने जीके के 20 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को यहां पर कवर किया। अधिकांश प्रश्न ऐसे थे जो अभी हाल ही में आपसे पेपर में पूछे गए, चाहे वो बिहार में हो, चाहे राजस्थान का पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा पूछे गए प्रश्न हो। इनसे आपको आइडिया होता है कि आप कैसे कैसे लेवल के और किस लैंग्वेज के साथ क्वेश्चन कितने तरीके से घुमाकर आपको दिए जा रहे हैं। आपने कितना पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, कितना डीप पढ़ना है, उसका आइडिया आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के माध्यम से ही होता है। और ये सारे के सारे हाल ही के प्रश्न थे। इस पूरी सीरीज में हमने इसी प्रकार अलग अलग राज्यों के प्रश्नों को देखा है, चाहे वो समूह ग के हो या उससे ऊपर के एग्जाम हो, चाहे वो सेंटर के एग्जाम हो, उन सब के जीके के क्वेश्चंस को हम इस पूरी सीरीज में कवर करते आए हैं। अभी तक 79 पार्ट्स को कवर कर चुके हैं। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।